हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 19 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक के बारे में, अर्थात ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पता ये होना चाहिए कि इस इंडेक्स को कौन नहीं जारी करता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे इंडेक्स हमको एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं और सुमेलित करने को पूछ लिया जाता है कि क्या ये इंडेक्स IUCN के द्वारा जारी किया जाता है, क्या इस इंडेक्स को UNEP के द्वारा जारी किया जाता है, या इस इंडेक्स को दे दिया जाता है WTO के द्वारा या WHO के द्वारा जारी किया जाता है या यूनेस्को के द्वारा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इस इंडेक्स को इनमें से कोई भी बॉडी जारी नहीं करती है, अर्थात इस इंडेक्स को एक प्राइवेट एजेंसी बेन गुरियन या बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है कि भारत का स्थान 176वां है, 75वां है, कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, मैंने केवल इसी के लिए इस आर्टिकल को यहाँ पे दिया है और ये चर्चा में था। ठीक, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उम्मीद है आपको केवल यहाँ पे इतना ही पढ़ना था। ठीक, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे हटा सकते हो। जब मेंस हम आपको कवर कराएंगे तो वहाँ पे डिटेल में ये सारे फैक्ट यूज कराएंगे कि कैसे यूज करना है। तो जब मेंस आएगा तब का तब देखेंगे। अगला हमारा आर्टिकल है FPI के FDI में पुनर्वर्गीकरण हेतु ढांचे को लेकर। हुआ क्या है कि हाल ही में RBI ने नई गाइडलाइन जारी की हैं और उसके तहत ये बताया है कि किस तरीके से FPI को FDI में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी से संबंधित हमें चीज़ें समझनी है। इन चीज़ों को हम समझें आपको बिल्कुल सरल भाषा में, खासतौर पे वो बच्चे जिनको नहीं पता है, जो नए बच्चे हैं, उनको हम बता दें कि FPI को सामान्यतः कहा जाता है कि किसी शेयर मार्केट में किसी शेयर को परचेज करना या किसी बॉन्ड को परचेज करना, अर्थात FPI एक तरीके से अभौतिक या कह सकते हो गैर भौतिक वस्तुओं में या परिसंपत्तियों में इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। अर्थात FPI बनी बनाई चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। क्लियर। लेकिन जो FDI है वो वास्तव में भौतिक परिसंपत्तियों में इन्वेस्टमेंट करता है। अर्थात FDI के द्वारा क्या होता है कि कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाएगी, कोई कारखाना लगाया जाएगा या कोई यूनिट स्टैब्लिश की जाएगी। ठीक है, या कोई शॉप ओपन की जाएगी। अर्थात FDI जो हुई वो टिकाऊ हुई और FPI जो हुई वो टिकाऊ नहीं हुई, या कह सकते हो गैर टिकाऊ हुई। मतलब वो चलायमान होती है, जहां उसको प्रॉफिट दिखता है वहां वो चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भारत में FPI है वो बहुत खतरे की चीज़ है। जैसे अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि जब भी भारत में इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के रिजल्ट के पहले और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद शेयर मार्केट बूम करता है। कई बार शेयर नीचे गिरते हैं तो कई बार शेयर ऊपर उठते हैं। इवन आपने अभी देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो ही जीते तो ही अमेरिका की ओर बहुत सारे इन्वेस्टर मूव कर गए। मतलब भारत का शेयर मार्केट धड़ाम से गिरने लगा। क्यों? क्योंकि लोगों को ये यकीन हुआ कि अब अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के अवसर अच्छे आएंगे। तो वो जो लोग यहाँ से अपने अपने शेयर बेच के निकले वो FPI ही थे। ठीक है, FDI वाले इतनी जल्दी नहीं जा पाते हैं। इसलिए कहा जाता है, भारत सरकार ये कहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा FDI पर फोकस करना चाहिए। क्लियर हो गई बातें? अब कुछ बच्चे इतनी देर से FDI पढ़ ले रहे होंगे, लेकिन कुछ को लग रहा हो कि सर हिंदी में और अंग्रेजी में फुल फॉर्म क्या है। FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और FDI का मतलब होता है फॉरेन, आप कह सकते हो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसी का आर्टिकल हम आपको यहाँ पे कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्रेमवर्क क्या दिया गया, इसके बारे में 2-3 पॉइंट आप पढ़ना। ज़्यादा आप पढ़ोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे और ज़्यादा आपको याद भी नहीं करना है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जो ये फ्रेमवर्क है
अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ पूरी तरह, अभी ये फ्रेमवर्क आया है, ठीक है। अभी इस पे डिस्कशन होगा, कई सारी चीज़ें होंगी, तो इसलिए बस इसको बेसिक से पढ़ना है, ठीक। क्या कह रहा है इस फ्रेमवर्क के जरिए? इसमें कहा जा रहा है कि कुल पेड अप इक्विटी के 10% से अधिक निवेश करने वाले किसी भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के पास अपनी होल्डिंग्स को बेचने या ऐसी होल्डिंग को एफडीआई के रूप में पुनर्वर्गित करने का विकल्प दिया गया। इसका क्या मतलब? आप में से जिन बच्चों ने हमसे इकोनॉमी पढ़ रखी है, वहाँ पर हमने आपको एक शब्दावली पढ़ाई थी, पेडअप और नॉन पेडअप। पेडअप का मतलब ये होता है कि आपने अगर 100 शेयर परचेज किए हैं तो क्या आपने उसके पैसे पे कर दिए हैं, और अगर कर दिए तो अच्छी बात है। अब मान लो आपने 100 शेयर परचेज किए थे, ठीक है। सपोज करो मान लो किसी कंपनी में 100 शेयर थे, ठीक। उस कंपनी के 100 में से आपने 15 परचेज कर लिए, मतलब आपने कितना किया? 15%। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप चाहो तो इस एफपीआई को एफडीआई में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि आप 10% से अधिक इन्वेस्ट किए हो, ठीक है। सरल भाषा में इतना ही आपको समझना है। क्लियर हो गई बातें? यही चीज़ यहाँ पर है कि किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पेडअप इक्विटी पूंजी का 10% या उससे अधिक, ठीक है, 10% से कम को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश माना जाएगा, और उससे अधिक अगर है तो उसको एफडीआई में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सूचीबद्ध कंपनी का मतलब शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड। अब देखो यहाँ पे हम डिटेल में तो आपको शेयर मार्केट नहीं पढ़ाएंगे, इसीलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि आप में से जिन बच्चों ने फाउंडेशन कोर्स ना लिया हो, 250 रुपये का मात्र कोर्स है, तो आप इकोनॉमी का कोर्स लेकर अपने आप को बेहतर से और बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ शब्दावलियों का ही खेल है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो क्या बनेगा कि ये पुनर्वर्गीकरण कितने दिनों में होगा? तो ये 5 कारोबारी दिनों के अंदर पूरा होना चाहिए, आपको बस ये याद रखना है। और फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या? वो ये कि FEM जो नियम है, FEM का मतलब जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो रूल्स हैं, ठीक है, उसके तहत ये अनिवार्य किया गया है कि भारत में गैर निवासियों द्वारा निवेश को प्रवेश मार्गों, क्षेत्रीय सीमाओं या निवेश सीमाओं का पालन करना होगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए। कहने का अर्थ यह है कि ये नियम ये बताते हैं कि जो बाहरी लोग हैं, जो भारत के रहने वाले नहीं हैं, जो NRI हैं, वो अपना पैसा भारत की शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हीं नियमों में बताया गया कि कौन कौन से प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, अर्थात किन किन क्षेत्रों में NRI अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो फिर चाहे FDI हो या FPI हो, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया जुआ, सट्टेबाजी, जैसे आप देखते होगे ना आजकल ऑनलाइन गेमिंग का ज़माना है, वो एक तरीके का जुआ ही है, एक तरीके की सट्टेबाजी है, तो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं हो सकता। यहाँ तक कि रियल इस्टेट बिजनेस में भी, अर्थात प्रॉपर्टी के लेन देन में भी नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा होगा, पीछे अगर आप थोड़ा करंट में अपनी नज़रें दौड़ाए रखते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक ज़माना था कि नोएडा में प्रॉपर्टी के दाम बहुत तेज़ी से हाइक किए थे, जब तक कि ये नियम नहीं आए थे 2019 के पहले। बहुत तेज़ी से प्राइस गए और फिर एकदम से डाउनफॉल आया, अब धीरे धीरे वहाँ पे फिर से इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो हाइक होते हैं ना प्राइस, ये इन्हीं NRI के कारण होता है, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत होता है। लोग इनको लालच दिखाते हैं कि यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। निधि कंपनियों का मतलब जो म्यूचुअल कंपनियाँ होती, म्यूचुअल फंड वाली कंपनियाँ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेकर तो इन पर प्रतिबंध किया गया कि आप यहाँ पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। बाकी इनको देखता कौन है? सेबी देखता है, आपको और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक। ये बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक का मतलब कि भारत के साथ में जो भी देश सीमा बनाते हैं, ठीक है, या वहाँ की जो संस्थाएं हैं या वहाँ के जो लाभार्थी हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि चलो हम FDI में इन्वेस्ट कर दें, तो सरकार ने कहा है कि इसमें ऑटोमेटिक रूट नहीं लगेगा, इसमें केवल और केवल सरकारी मार्ग लगेगा। मतलब जब तक सरकार वेरीफाई नहीं कर देती कि ये जो फलाना पर्सन है या फलानी जो कंपनी है ये सही है या गलत। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार को कभी कभी लगता है, और ये होता आया है,
कि पड़ोसी देश के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ शेयर मार्केट में इसलिए आते हैं ताकि इसमें बूम क्रिएट कर सकें और इसको कोलैप्स करा सकें। तो इसलिए सरकार ने कहा है कि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है भारत की किसी कंपनी में तो उसको सरकारी परमिशन की ज़रूरत है और इसके अलावा किसी को ज़रूरत नहीं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे दी गई, तो आप यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक, अब बात आती है एफडीआई और एफपीआई के मध्य अंतर को लेकर। हम ऑलरेडी आपको इकोनॉमी जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ा रखा है, इसलिए यहाँ पे ऊपर ऊपर से चीज़ें आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो जैसे पैरामीटर के आधार पे मतलब निवेश कैसे होता है एफडीआई में, तो एफडीआई में कहा गया है कि किसी विदेशी द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निवेश और व्यवसाय का स्वामित्व। मान लो कोई मैकडोनाल्ड आना चाहता है, ठीक है, वो मान लो भारत में अपनी कंपनी लगाना चाहते हैं, या मान लो आप स्पेस एक्स आना चाहती है या स्टारलिंक आना चाहती है, तो इनको अपना पूरा कारखाना यहाँ बनाना पड़ेगा। एप्पल आना चाहता है, ठीक है, तो इनको अपनी यहाँ पे यूनिट लगानी पड़ेगी, तो वो कहलाएगी एफडीआई। ठीक है, बट अगर कोई भारत की कोई कंपनी है, मान लो अडानी की कंपनी है, अडानी एनर्जी या अडानी पावर, उसमें कोई शेयर खरीद रहा है, कोई स्टॉक परचेज कर रहा है, कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे एफपीआई। मतलब एफडीआई एक तरीके से कह सकते हो खुद का मकान है, ऑनर है, और एफपीआई आप एक तरीके से कह सकते हो कि रेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, निवेशक की भूमिका की अगर बात करें तो एफडीआई में एक्टिव रहता है जो निवेशक पैसा इन्वेस्ट करता है ना। जैसे मान लो मेरी ये एकेडमी है, तो इस एकेडमी में क्या है कि हर चीज़ पे मुझे नज़र रखनी है, क्योंकि ये एफडीआई है एक तरीके से, है ना, इस पे मैंने पैसा लगाया है। अब कोई बाहरी आएगा, उसने कह दिया ठीक है चलो हम 5 लाख आपको दे देते हैं, जो प्रॉफिट होगा हमको देना, और उसको लगा कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो जा भी सकता है वापस। जैसे आप ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां देखते हो, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, है ना, इनमें सारा पैसा इनका लगा है, एफपीआई वालों का। यही आपने बायजूस में भी देखा होगा। ठीक है, खैर निष्क्रिय भूमिका यहाँ पे होती, ये लोग इतना ज़्यादा हल्ला नहीं मचाते क्योंकि इनको अपने से काम से मतलब है। ठीक, नियंत्रण और प्रभाव की बात करें तो प्रबंधन और व्यावसायिक परिचालन पर उच्च स्तर का नियंत्रण होता है। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ों को देखा जाता है, रेगुलेट किया जाता है। यहाँ कंपनी के दिन प्रतिदिन के परिचालन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लॉन्ग टाइम का ये लोग देखते हैं, 4 महीने हो गए यार प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, है ना, लेकिन यहाँ रोज देखना है। ठीक है, संपदा के प्रकार की बात करें, मतलब एफडीआई के अंतर्गत कैसी होती है, तो भौतिक पर संपत्तियां, मतलब आपको यहाँ पे फैक्ट्री दिखेगी, कारखाना दिखेगा, बट यहाँ पे आपको केवल स्टॉक, बॉन्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये दिखेंगे। मतलब यहाँ एक तरीके की गैर भौतिक पर संपत्तियाँ होंगी। ठीक है, निवेशक दृष्टिकोण और समय सीमा, यहाँ लोग कैसे निवेश करते हैं, दीर्घकालिक, मतलब एक लंबे टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, और काफ़ी लंबा टाइम लग भी जाता है क्योंकि यहाँ पे अधिकांश जो यूनिट लगाई जाती हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हो ग्रीन यूनिट्स होती हैं, या आप एक तरीके से कह सकते हो पहली बार वहाँ पे चीज़ें स्टैब्लिश की जाती हैं, बट यहाँ पे काफ़ी कम। जैसे आपने देखा कि ट्रंप महोदय आए तो भारत का शेयर मार्केट धड़ाम हुआ, अडानी के ऊपर कोई केस चला तो भारत का शेयर मार्केट धड़ाम हुआ। तो ये जो धड़ाम हो रहा है ना, ये एफडीआई के कारण नहीं होता है, ये एफपीआई के कारण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता हो क्योंकि ये बाजार से जुड़े लाभ पर केंद्रित होते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे अगले पॉइंट की कि पर्पस क्या होता है। पर्पस होता है बाजार पहुँच और रणनीतिक हित या जो भी देश है दीर्घकालिक लाभ। यहाँ पे रिटर्न होता है, मतलब यहाँ पे होता है कि यार हमने 4 महीने के लिए पैसा दिया, डबल होना चाहिए, समझ गए, ये प्रॉफिट बेस्ड होते हैं। जोखिम की अगर बात करें तो यहाँ पे सामान्यतः अधिक स्थिर होते हैं, ज़्यादा जोखिम नहीं होता है। यहाँ पॉलिसीज डिपेंड करती हैं, यहाँ पर उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, ज़्यादा कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। जैसे आजकल आप लोग देख रहे होगे, एक शब्द सुन रहे होगे, आजकल लोग ट्रेडिंग करते हैं, है ना, नए नवेले जो बच्चे हैं, किसी से पूछो क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे 20-20 हज़ार। तो वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो यही है, एफपीआई ही है। किसी के शेयर उन्होंने परचेज कर रखे हैं किसी कंपनी के, उसी के भाव ऊपर नीचे हो रहे, वही अपना खाली बैठे देख रहे हैं। अगर फ़ायदा हो गया तो दिन भर में 1000 कमा लिए, नहीं फ़ायदा हुआ तो 2 लाख डुबा दिए। जैसे अभी आईपीएल शुरू होगा तो इसमें सट्टा लगता है, वो सट्टा अलग होता है जो अंदर लगता है, बहुत बड़ा सट्टा बाहर लगता है। कई हमारे जान परिचित मित्र हैं जो 40-40 हज़ार रुपये हारे हैं, लाखों रुपए तक डुबो दिए, और सिर्फ इस लालच में कि इस आईपीएल में जीत गए तो काम बन जाएगा, और जब इसमें जीत जाते हैं अगली बार हार जाते हैं। ठीक है,
प्रवेश और निकास की बात करें तो प्रवेश और निकास कठिन है, सीधी सी बात है। मान लो आपने खुद का अगर मकान बनवाया, ठीक है, तो इतनी जल्दी आप खाली करके नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई रेंट ले रखा है, एफपीआई के तहत आ सकते हो। तो आपको कल मन किया कि दूसरा हमें मकान सस्ता मिल रहा है, वहाँ चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर सरलता होती है, एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पे निकास आसान है एफपीआई में, बट एफडीआई में कठिन है। तो इतनी चीज़ें आपको बस यहाँ पे पढ़नी थी, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, डिटेल में हमने इकोनॉमी में पढ़ाया है। और ये तभी आपको समझ में आ सकता है जब आपको मुद्रा बाजार के बारे में पता हो, जब आपको पूंजी बाजार के बारे में पता हो। देखो, करंट अफेयर्स जब हम पढ़ाते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपने फाउंडेशन कोर्स और इतना बेसिक तो पढ़ ही रखा होगा, एनसीईआरटी तो पढ़ी रखी होगी। तो हम केवल उन्हीं टॉपिक को चुनेंगे, हम बैकएंड में बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हर सब्जेक्ट के साथ में अफेयर होता है। तो अगर आपको उसके सारे बॉयफ्रेंड पता हैं, मतलब सारे टॉपिक पता हैं, ठीक है, तो ही आप अच्छे से समझ पाओगे कि हाँ वो पर्सन है कैसा, ठीक। खैर, अगला आर्टिकल हमारा है नैनो कोटेड उर्वरक के बारे में। आपसे यहाँ पे केवल 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। पहला जो प्रश्न बनेगा कि इनके उपयोग क्या हैं, दूसरा प्रश्न बनेगा इनके लाभ क्या हैं, और तीसरा बनेगा इनकी हानि को लेकर। बाकी आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा नीम कोटेड यूरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो वैसे ही नैनो कोटेड उर्वरक को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। तो लाभ, हानि और उपयोग, इन्हीं 3 एंगल पर आपको चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। अब नैनो कोटेड का मतलब क्या होता है? नैनो मटेरियल का उपयोग किया गया है। कोटेड का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर आवरण लगा दिया गया। जैसे आप में से कई सारे बच्चे जो होंगे, आइसक्रीम खाई है आप लोगों ने, कौन सी? चॉकलेट वाली। तो आप देखोगे ऊपर उसमें चॉकलेट लगी होती है और अंदर वाइट वाइट होता है। ऊपर जो लगाई गई चॉकलेट ना, वो कोटेड है, ठीक है। तो वैसे ही जो उर्वरक होते हैं उनके ऊपर हमने कोई नैनो पार्टिकल्स लगा दिए, ठीक है, जो एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं, या फ्रेंडली होंगे तभी तो लगाएंगे, ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं नैनो कोटेड। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। अब जब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके लाभ क्या हैं। तो एक बात मुझे बताओ, दिमाग में ऐसे ही कॉमन सेंस लगाओ कि कोई भी व्यक्ति कोटेड क्यों करेगा? कोटेड तभी तो करेगा ना जब उसका कोई ना कोई प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। जैसे मैं ये एकेडमी चला रहा हूँ, है ना, तो इसका कोई ना कोई तो लाभ होगा। हो सकता है ये लाभ पैसे के रूप में हो सकता है ये लाभ आत्मिक शांति के लिए हो, कि सुकून मिलता है कि चलो हमने इतना ज्ञान अर्जन किया तो समाज के लिए या आप जैसे महान बच्चों के लिए थोड़ा योगदान कर सकें, ताकि आप मार्ग में सही ढंग से पढ़ाई कर अपना जीवन सफल बना सकें और अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन कर सकें, है ना। तो कुछ फायदे के लिए ही तो मैं करूँगा, तो वही यहाँ पर है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला तो ये आएगा कि इनमें कौन कौन मटेरियल शामिल हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कई सारे धातु ऑक्साइड, जिनको अकार्बनिक सामग्री बोलते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और सिल्वर ऑक्साइड, ये शामिल हैं। सिलिका भी इसमें शामिल है, ठीक है। कार्बनिक की अगर हम बात करें तो चिटोसेन नामक एक बायोडिग्रेडेबल प्राकृतिक पदार्थ है। क्वेश्चन आ सकता है कि चिटोसेन का है या चिटोसन क्या है, तो आप बता देना कि सर ये एक बायोडिग्रेडेबल नेचुरल पदार्थ है जो पोषक तत्वों को कुशलतापूर्वक वितरित करने में सहायता करता है। बाकी यहाँ कार्बन नैनो ट्यूब, फुलरिन और फुलरोल जैसे सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? इन्हीं से कोटेड बनाया जाता है, ठीक। इतनी चीज़ें पता है? हाँ सर पता है। अब बात आती है करते क्या हैं ये नैनो मटेरियल? मृदा में पोषक तत्वों के नियंत्रित उत्सर्जन को सक्षम बनाती हैं, जिससे पौधों की लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिकतम हो जाती है। कई बार क्या होता है, आप में से जिन बच्चों ने खेतों में कार्य किया होगा, तो आप उर्वरक लेके जाते थे, आप ऐसे ही फैला देते थे, फेंक देते थे पेड़ों के ऊपर मिट्टी में। तो कई बार कहीं पर वो ज़्यादा हो जाते थे, कहीं पर कम हो जाते थे। तो कहीं उसका फ़ायदा मिलता था, कहीं उसका नुकसान मिलता था, और कहीं बिल्कुल स्थिति न्यूट्रल रहती थी। ये क्या करेंगे, जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ चीज़ों को पहुँचा देंगे, और जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ चीज़ों को नियंत्रित कर देंगे। समझ गए? तो इनका ये काम है,
क्लियर हो गई बातें। अब बात आती है इनके प्रकार को लेकर। प्रकार से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप इन चीज़ों को यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है एग्रीकल्चर में इनके प्रयोग को लेकर। तो इनका प्रयोग करने से एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो पहला इम्पैक्ट पड़ेगा कि परिशुद्ध कृषि होगी। परिशुद्ध कृषि का मतलब कि अभी तक जो जल का हम अधिकतम उपयोग करते थे या हम उर्वरकों का अधिकतम उपयोग करते थे, अब वो इतना ना होकर इष्टतम होगा। मतलब जितना हम यूज करना होगा केवल उतना ही होगा, अर्थात सटीक मात्रा में उर्वरक और जल का उपयोग हो पाएगा, ठीक है। साथ ही मृदा व पौधे के स्वास्थ्य में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फसलें हमारी अधिक स्वस्थ होंगी। खास बात है कि उत्पादन और तनावशीलता को भी बढ़ाएंगे। तनावशीलता का मतलब कि अगर हल्का सा भी क्लाइमेट चेंज हुआ तो इतना इम्पैक्ट उन पादप प्रजातियों पर नहीं पड़ेगा। और एक और बात कि दीर्घकालिक जो मिट्टी की उर्वरता है वो भी उसमें वृद्धि होगी। कहने का अर्थ ये है कि एग्रीकल्चर की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होंगे, उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बात करते हैं इनके लाभ को लेकर। तो पोषक तत्वों की बेहतर दक्षता, वही बात कि जब हम जल में उर्वरकों को मिलाएंगे तो उनका हम अच्छा उपयोग कर पाएंगे और जहां हमें भेजना है, जिस हिसाब से हमको देना है उतना हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे न केवल हमारी फसल उत्पादकता अच्छी होगी बल्कि हमारा जो उच्च पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी बड़ा होगा। उच्च पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि पौधों की जड़ों के द्वारा पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से ग्रहण करना। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ का छिड़काव करते हैं, दवा का या किसी भी चीज़ का, तो वो या तो पत्तों पर ही रह जाती है और या तो वो मिट्टी के बाहर रह जाती, जड़ों तक उसका प्रवेश नहीं हो पाता। तो यहाँ पर वो दिक्कतें नहीं आएंगी। क्लियर हो गई बातें। बायो फोर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो नैनो आधारित बायो फोर्टिफिकेशन है, इसके माध्यम से क्या होगा कि जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं जैसे लोहा, जस्ता, आयोडीन, इनका उपयोग अच्छे से होकर जो पादप प्रजातियां वो बेहतरीन कार्य कर पाएंगे। अर्थात बायो फोर्टिफिकेशन एक तरीके से जीवों का कुशलतम उपयोग करने की प्रोसेस है या पद्धति है। जहाँ भी बायो आ जाए इसका मतलब है कि वो जीवों से रिलेटेड बात की जा रही है। क्लियर। बाकी इसके काफ़ी सारे पर्यावरणीय लाभ होंगे। अब ध्यान रखना यहाँ पे, इसके पर्यावरणीय लाभ जो है ना वो पॉजिटिव भी होंगे और निगेटिव भी होंगे। निगेटिव अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो पॉजिटिव आपको पता है कि इससे मिट्टी का जो प्रदूषण है वो कम होगा, इससे जल का कुशलतम उपयोग होगा, जो हमारी फसल पद्धतियां हैं उसको बढ़ावा मिलेगा, काफ़ी सारे लाभ होंगे, ठीक है। इसके काफ़ी सारे लाभ होंगे, लेकिन क्या है कि इसके काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। तो नुकसान अभी हम आपको पढ़ाएंगे। खैर अभी एक और चीज़ देखो, लागत दक्षता। जैसे अभी हम उर्वरक परचेज करके आते हैं या खरीद कर लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें 25% ही प्रॉफिट मिल पाता है, ठीक। बट इस नैनो कोटेड यूरिया के साथ 85 से 95% तक हम उसका यूज कर सकते हैं। मतलब पहले हम 1 लीटर बोतल का इस्तेमाल करते थे तो उससे हमें रिजल्ट केवल कितना मिलता था, 100 ग्राम का। अब अगर हम 1 लीटर बोतल का इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो 900 ml का मिलेगा, 900 ग्राम का मिलेगा। समझ गए, यानी कि 8 गुना ज़्यादा। इसके अलावा जैविक उर्वरकों के साथ में ये अपने आप को अनुकूल महसूस करेंगे। अर्थात जो राइजोबियम या एजोटोबैक्टर हैं जिनके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाते हैं, उनके साथ ये मिलकर अच्छा कार्य करेंगे। अर्थात हमारी जो फसल होगी वो काफ़ी बेहतरीन हो पाएगी। लेकिन इतने फायदे होने के बावजूद भी इन उर्वरकों के उपयोग को लेकर काफ़ी सारी चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है इन्वायरमेंटल ही, अर्थात जब इसमें हमने अकार्बनिक और कार्बनिक तत्वों का मेल कराया तो उन मेल कराने से क्या हुआ कि पारिस्थितिकी विषाक्तता बनी। जैसे आप ही लोग हो, कई बार आप खाना खाते होगे, भोजन करते होगे, तो आपको कहा जाता है कि भोजन करने के बाद या दूध पीने के बाद या चाय पीने के बाद या पानी पीने के बाद या कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, है ना। मान लो जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पी, अब कोई कह दे कि चाय पियोगे और आपने पी ली तो शरीर को नुकसान कर जाएगी। या मान लो आपने रात में आइसक्रीम खा ली तो सुबह जुकाम हो जाएगी। अब कुछ होते हैं अपवादी बच्चे कि वो पहले कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, फिर चाय पी लेंगे, फिर सिगरेट पी लेंगे, फिर दही खा लेंगे, फिर 5 रोटी खा लेंगे, फिर उनको मन किया आइसक्रीम खा लेंगे। मतलब उनका पेट ना हो के वो एक तरीके का आप कह सकते हो
वॉशिंग मशीन जहाँ पर सारे दाग धुल जाते हैं, है ना, तो उनका मैं नहीं कहूँगा। जैसे मेरा पेट बड़ा सुकुमार है, सुकुमार का मतलब बड़ी चीज़ें सोच सोच कर खाता है कि ये चीज़ अभी खानी चाहिए या अभी नहीं खानी चाहिए। मतलब कई बार तो रात को आइसक्रीम लोग ले आएंगे कि भैया आइसक्रीम खाओगे, मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पता है सुबह गला बैठ जाएगा। और गला बैठने का मतलब क्या है, मेरा धंधा चौपट है ना, क्योंकि मेरे धंधे में गला ही इम्पोर्टेंट है। अगर गले से आवाज़ नहीं आ रही तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यही होता है, तो वहाँ पर भी यही देखने को मिलता है। ठीक, मनुष्यों के लिए भी विषाक्तता आ सकती है। मनुष्यों के लिए कैसे, कई सारे जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो कण होते हैं, वो हमारी फूड चेन में इंटर कर जाएंगे, और फूड चेन में इंटर करने के कारण कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ के लिए डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर देंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि मृदा सूक्ष्म जीवों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, क्या केवल मानव ही फूड चेन से जुड़ा होता है? क्या केवल मानव ही खाद्य श्रृंखला से जुड़ा होता है? तो नहीं, हमारे सूक्ष्म जीव भी जुड़े होते हैं, तो उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका भी पोषण चक्र प्रभावित होगा, जिससे उनकी लाइफ साइकिल भी डिस्टर्ब होगी और इससे एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब होगा। अगली बात है कि कानून और विनियमन का अभाव। अभी हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है नैनो उर्वरकों के उपयोग को लेकर, जिससे हम ये सुनिश्चित कर पाएँ कि इसकी सुरक्षा कितनी है और प्रभावशीलता कितनी है। तो ये भी एक खतरा ही है ना। तो ये चीज़ें आपको पता हो। और लास्ट बात, जैव संचयन। अब वही है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा फलों का संचयन करेंगे या किसी पादप प्रजाति का संचयन करेंगे और उसमें नैनो पार्टिकल्स होंगे, तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं वो स्टोर होते रहेंगे। ठीक है, उसी को जैव संचयन बोलते हैं। और उसके स्टोर होने से क्या होगा, हमें अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, और ये न केवल हमारे अंदर इंटर करेंगे, काफ़ी सारे जो जीव हैं उनमें भी करेंगे। साथ ही एक अध्ययन आया है कि शुरू में तो ये फ़ायदा देते हैं, बाद में उपज में गिरावट आने लगती है ना। तो ये भी हमारे लिए एक नुकसानदेह चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि यदि यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछे और प्रश्न में केवल ये दे दे कि इसके लाभ ही लाभ हैं, इससे किसी प्रकार की हानियां नहीं होती हैं, तो आप कहोगे ना बाबू, हानियां भी होती हैं, और वो हानियां ऐसी नहीं है छोटी मोटी, काफ़ी बड़ी हानियां हैं। अतः इसके लिए हमें कुशलतम उपयोग करना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे प्रश्न अब यूपीएससी में आते हैं, पीछे भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास में आपको यही सारी चीज़ें याद रखनी थी, बाकी आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई, कल की क्लास आपने कर ही रखी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।